हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। 2024 का यह सेट नंबर 4 है। 822 एच वाई सेट है। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, तो बिना देर करते हुए खंड अ स्टार्ट करते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला पहला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल। तो आपको पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। -b/a का मतलब ये है कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है। तो a का मान तो 3 है और b का मान 5 है, c का मान 2 है। तो यहाँ पर b चाहिए, b का मान 5 है, -5, और a का मान जो है वो 3 है, -5/3। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7। इसका कोई भी हल नहीं होगा। देखिए, कह रहा है कि कोई भी हल नहीं होगा। तो a का मान बताइए। जब कोई भी हल नहीं होता है, ये a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू होता है, बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ पे इन दोनों को इस इक्वेशन में रख लेंगे। a1/a2 मतलब 2/3 बराबर b1 का मान है आपका a और b2 का मान है -5। तो यहाँ पर -5 को 3 गुणा कर देंगे तो -10/3 हो जाएगा बराबर a का मान आ गया -10/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रश्न नंबर 3, इसके मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक नहीं है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी से है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और डैश 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 254 का अंत से 10वां पद। देखिए, अगर ये स्टार्टिंग अगर आप मान रहे हैं कि ऐसे है इस तरफ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस तरफ से स्टार्टिंग मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे जा रहा है। तो अगर हम लोग इस तरफ से स्टार्टिंग मान रहे हैं तो ये जो पहली संख्या है वो a हो जाएगी और ये जो 4 है ये l हो जाएगा, अंतिम संख्या। तो 10वां पद का फॉर्मूला का क्या होता है, T10, मतलब 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, डी निकालना है तो पीछे में अब देखिए हम लोग इस तरफ से माने हैं कि इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो बना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर इस तरफ से आपको माइनस करना होगा। 4 में से 9, 9 में से 14, इस तरीके से आपको माइनस करना होगा। तो 4 में से 9 करेंगे या 9 में से 14 करेंगे तो माइनस जो है 5 आएगा। ठीक है, तो जो डी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -5। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा, 254 हो जाएगा। 254 प्लस एन का मान क्या है तो कहेंगे 10 है। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और डी का मान -5 है। इसी को आपको सॉल्व करना है। 254 -45 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 209 आ गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी अंत से आपसे पूछे कि अंत से 10वां पद, अंत से 20वां पद, तो आप अंत से ही पहला पद मान के सॉल्व किया करिए, इससे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, मतलब ये कहा जा रहा है कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है बी, ये वाला एंगल जो है डी, ये दोनों सेम है। तो ऐसे में सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होगा, सही तरीका कौन सा होगा, ये बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज को लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ABC। ठीक है, अगर आपने इसको ABC लिखा है मतलब आपने स्टार्ट किया यहाँ से आपने ये 80 डिग्री पे गए हैं, फिर 80 डिग्री से सी पे गए हैं। पहली बात तो एंगल ये जो 80 है ये इस तरीके से बनेगा ऐसे, मतलब दोनों समरूप होगा। अब बात ये है कि आप देखिए 2.5 सेंटीमीटर से हो रहा है 5, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होगी वो। ठीक है, उसी तरीके से 3 से क्या हो रहा है, ये होगा 6, समानुपाती हो गई, 3 दूना 6, इसमें 2 का गुणा करने पर 2.5 में आप 2 का गुणा करेंगे तो भी 5 हो जाएगा। मतलब ये है कि 2.5 और 5 ये दोनों भुजा आपस में समानुपाती हैं, 3 और 6 ये दोनों भुजा आपस में समानुपाती है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने सबसे बीच में बी लिखा है, इसका मतलब इसको लिखते समय अब बी देखिए क्या है 80 अंश, इसका मतलब आपको बीच में डी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 80 अंश है, तो आपने बीच में डी लिख दिया। क्लियर, जब आपने बीच में डी लिखा तो
इधर देखिए डी ई जो है वो 5 सेंटीमीटर वाला है ना, डी ई। इसका मतलब बी ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो ए साइड लिखा है ये डी के पहले लिखा है। ठीक है, डी के पहले लिखा है। अब यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर डी के पहले क्या लिखेंगे, ई डी लिख देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ई। अब देखिए यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे डी हो गया, तो बचा क्या एफ, तो ये हो जाएगा एफ। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा ई डी एफ के। ठीक है, ऐसे ही समानुपात भी बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -3 और -4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें तो मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए अगर ये मूल बिंदु है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों के दोनों माइनस में है, तो दोनों के दोनों माइनस में आप बना लीजिए, है ना, जैसे आपने बना लिया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी इस बिंदु को माइनस, ये x है और ये y है, तो माइनस में x ये होता है, माइनस में y ये होता है, तो ये माइनस में x -3 जाना है, 1 2 3, मतलब आपको यहाँ पर आना है। ठीक, और -4 1 2 3 4 यहाँ पे आना है। अब कह रहा है कि ये मूल बिंदु से ये वाली दूरी क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। बात समझ में आए कि अब ये 5 कहाँ से आया, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि 3 4 5 जो होता है वो समकोण, यहाँ देखिए ये समकोण बन रहा है ना, तो अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें तो ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये दोनों के बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट, है ना, क्योंकि ये अंडर रूट में होता है तो बराबर 5 हो जाएगा। इसका एक सरल तरीका भी होता है, इससे भी आसान तरीका होता है, ऐसे समझिए, अगर आप ऐसे समझेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट, कैसे, देखिए जब ऐसे प्रश्न आए तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों का पहले स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब भी प्रश्न मूल बिंदु से दूरी पूछेगी तो आपको दोनों का स्क्वायर, जो भी बिंदु दिया रहेगा उसका स्क्वायर करिए, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 + 16 हो गया। अगर 9 + 16 के 16 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 25। ये जितना भी आएगा इसका अंत में अंडर रूट निकाल देना है, तो क्या हो जाएगा 5, और ये 5 आपका नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉट ए बराबर 3/4। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। मतलब अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो आधार बटे में लंब, ये आपका कॉट ए हो गया। तो कह रहा है कि ये 3/4 है, मतलब 3/4, आधार कितना है 3, ठीक, लंब कितना है 4, तो कर्ण अपने आप क्या हो जाएगा 5। सेक ए का मान पूछा है, सेक ए, इसका मान होता है कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण का मान कितना आया है 5, आधार का मान कितना आया है 3, तो इसका आंसर जो है 5/3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा। अच्छा, आप कह रहा है कि अल्फा का मान ही बताना है, ये देखिए 4 ऑप्शन है। अच्छा देखिए, tan 0 अंश का मान रखेंगे तो 0 आएगा, sin 0 अंश का मान रखेंगे तो 0 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, और आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला प्रश्न, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात, मान लीजिए ये छड़ खड़ा है, ठीक है, कह रहा है उसकी छाया से अनुपात जो है, इसकी छाया बनेगी, मान लीजिए सूर्य भगवान यहाँ पे है, इस छड़ की छाया जो बनेगी वहाँ कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो कह रहा है इसका अनुपात जो है 1/3 है। तो कह रहा है उन्नयन कोण, मतलब ये जो सूर्य से उन्नयन कोण, ये थीटा बन रहा है, ये क्या होगा, तो ये देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे में आधार होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है, तो ये लंब है 1, और आधार कितना दिया है √3। अच्छा, tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 कितने अंश का मान होता था, कहेंगे 30 अंश का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा कितनी होंगी। देखिए एक वृत्त है, इसका व्यास मान लीजिए, अब इस पे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है समांतर, एक तो इस तरफ खींची जा सकती है और एक इस तरफ खींची जा सकती है। इसके अलावा जैसे ही आप चाहे ऐसे करेंगे, लेकिन ये स्पर्श रेखा इसके अंदर से हो जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, अनंत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अनंत लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या ये आर का मान दे रखा है और थीटा का मान 60 सेंटीमीटर 60 अंश दे रखा है, मान रख दीजिए। तो पाई नहीं हटाना क्योंकि ऑप्शन में देखिए हर जगह पाई दे रखा है, इसलिए पाई को हमको नहीं हटाना है। तो पाई रहने दीजिए। आर का मान कितना है 12 गुणे 12 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। थीटा का मान 60 दे रखा है बटे में 360। 60 से इसको काटेंगे 6 बार, इसको काट दीजिए 2 बार, 12 दूनी 24 पाई आ गया। 24 पाई सेंटीमीटर कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा 11 का। अगला, यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन क्या होगा। एक गोले का जो व्यास है, एक गोले का व्यास, पहले तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका व्यास डी है, डी मतलब व्यास, डी बराबर होता है 2r, ठीक है। तो इसका अब देखिए अगर व्यास डी है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, पहले ये समझिए। इसका मतलब इसका व्यास अगर डी है तो त्रिज्या हो जाएगा d/2। त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2। बस समझ में आया, d/2 हो जाएगा। अगर यही व्यास ये 10 दिया होता तो आप क्या करते, 2 से भाग देते त्रिज्या बनाने के लिए। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा 4/3, पाई को हटाना नहीं है, आर क्यूब मतलब ये d/2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई डी का क्यूब बटे में 8, इसे काट दीजिए 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के पाई डी क्यूब बटे में 6 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो आपको आना चाहिए कि एक अर्ध गोला होता क्या है, ठीक है। और अर्ध गोला बनाने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि अर्ध गोले में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए आपके सामने एक मैंने अर्ध गोला बना रखा है। इस अर्ध गोले में अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल अगर ये गोला होता तो उसका होता है 4πr²। लेकिन जैसे ही आपने इसको आधा किया यहाँ से काट के, तो 4πr² का आधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2πr²। इसका मतलब ये है कि 2πr² तो हो गया। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें, काटने के बाद एक और आपको वृत्त मिल गया और वो ये ऊपर वाला है कि नहीं। ये ऊपर वाला एक और वृत्त मिल गया और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। मतलब आपको πr² एक्स्ट्रा मिला। तो 2πr² प्लस 1πr² बराबर होता है 3πr²। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी, 3πr² हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि, अच्छा प्रश्न नंबर 14 पहले कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले ही बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखिए 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, 2। तो बारंबारता में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 है। कितनी है, 5। तो सबसे पहले अब क्या होता है, n+1 मतलब 5 + 1/2 वां पद, यही होता है माध्यिका। तो यहाँ पर 6/2 मतलब कितना आ गया, 3, मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है, 1 2 3 5 है। लेकिन इसका वर्ग क्या है, तो वर्ग है 10 से लेके 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका 27 और 29 है। माध्य और माध्यिका 27 और 29 है। तो आपको बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, आपका फॉर्मूला पता ही है क्योंकि आपने पिछले सेट को सॉल्व किया है। 3 माध्यक -2 माध्य, यही होता है फार्मूला। तो देखिए माध्यिका कितना दे रखी है, 29। तो 3 गुणे माध्यिका 29 माइनस, ये माध्यक लिखिए चाहे माध्यिका लिखिए, और 2 गुणे माध्य कितना है 27, 2 गुणे 27। तो 3 गुणे 29 का मतलब क्या हो गया 87। गुणा कर देंगे तो 27 दूना कितना होता है 54, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि आपको माध्य निकालना होगा। तो अगर आप इसको एक जो है ग्राफ में बनाएं, एक टेबल में बनाएं, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख देंगे, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता FI
और यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एफ आई में देखेंगे 2, 1, 4 और 3 दे रखा है। आपको टोटल ये जोड़ना है, क्योंकि एक्स बार मतलब कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, इन वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग देना होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 10/2 आएगा, मतलब 5 आ गया। अब आगे जब बढ़ेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से 5 आया है, तो आगे जाएंगे तो 5 के बाद यहाँ पर अब देखिए 10, 20 जोड़ेंगे 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। तो इन दोनों में देखिए गैप कितने का है, 10 का। और यहाँ पर भी देखिए 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है। मतलब जैसे ही आपने पहला निकाला 5, है ना, जैसे पहले आपने 5 निकाला 10 10 बढ़ाते चले जाइए। तो पहला 5 आया है, तो दूसरा दूसरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 1 मिनट, दूसरा 15 आ गया, फिर 10 बढ़ाइए 25 हो गया, फिर 10 बढ़ाइए 35 हो गया। अब आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, जो कि जोड़कर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 और 2 का गुणा करेंगे, 1 15 का 4 और इसके सामने लिखते चले जाएंगे। 5 दूनी 10 होता है, 15 का 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये लास्ट में 105 हो जाएगा। इसको टोटल आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 230 आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। लेकिन सिग्मा एफ आई भी आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 230 रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई पर, और सिग्मा एफ आई बराबर 10, 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 23। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, सॉरी प्रश्न नंबर ये 17 है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, एक अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। ठीक है, और इसमें सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कहेंगे 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह। अच्छा, एक सप्ताह में एक बार सोमवार पड़ेगा, तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 53 जो है, 53 सोमवार होने की प्रयत्न, मतलब 52 सोमवार तो हो गया, 53वां कब पड़ेगा। अब देखिए 52 है, तो यहाँ पे 700 अगस्त से गुणा कर दें तो ये हमारा सप्ताह निकल जाएगा, 364 दिन निकल के आ गया। लेकिन हमने कहा कि टोटल तो 366 दिन होते हैं, तो शेष दिन कितने बच गए। तो आप कहेंगे शेष दिन तो 366 में से 364 घटा दीजिए, 2 बचे। और ये जो है 2 दिन बचा, और एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7। ठीक है, क्या हो गया 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। दो मित्र हैं, उन दोनों का जो जन्म है वो 2020 में होता है। तो यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो सबसे एक ही हो मतलब एक, और 2020 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कहेंगे 366 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले 2 में से 4 घटाइए। 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 2 आएगा, तो उसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 3 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, आएगा 2। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, आपको हमेशा प्लस में ही लिखना है। 2, तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 4, मतलब कितना आ गया, 4 4 8। जैसे ही 8 आए इसको कर दीजिए अंडर रूट में। अंडर रूट में करेंगे तो आ जाएगा 2√2, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सबसे आसान तरीका है ये। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर रूट में 25 है, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अंडर रूट में 9 गुणे 9 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 5/3 p/q के रूप में है ही, तो ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे 5 + अंडर रूट 2 यही आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से सेट नंबर 4 का आपका कंप्लीट हो गया जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों पर। इस खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है कि सभी खंड करिए, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है।
दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम पहली संख्या जो मानते हैं, मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। आपने दो संख्या मान ली है, तो आपने जो पहला संख्या माना है उसे आप बड़ी मानी। कह रहे इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26। फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दिए पहली संख्या के बराबर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि बताइए दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 दे रखा है इसको 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो x बराबर 3y है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटाएंगे 2y बराबर 26। y बराबर 26/2 आ गया आपका 13। तो y का मान कितना आ गया, कहेंगे कि y का मान 13 आ गया। इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y के मान को समीकरण 1 में आप एक काम करिए 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर आसान हो जाएगा रखने पर। तो 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे 13 हो जाएगा, बराबर 13 39। तो x बराबर क्या आ गया, 39 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पहली संख्या आपका आ गया 39 और दूसरी संख्या आपका आ गया 13। उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि cot 2a बराबर tan a माइनस 22। प्रश्न दे रखा है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश, इतना दे रखा है। ठीक है, अब देखिए cot 2a, तो आपको पता ही होगा कि cot a बराबर होता है tan 90 माइनस a। तो a की जगह पे 2a दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर में tan a माइनस 22। तो ऐसे में आप तुलना कर लीजिए, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तो tan से tan हट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। ठीक है, a को आप एक तरफ कर लीजिए, तो 90 प्लस 22 मतलब 22 बराबर a प्लस 2a। 90 में 22 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा, और ये 3a हो जाएगा। 112/3 बराबर a, इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.33 डिग्री। तो a का जो मान आ गया वो 37.33 डिग्री आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 21 का ख। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए प्रश्न चाहे 21 दिया हो चाहे पहला दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रश्न तो प्रश्न होता है। प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को आपको देखना है तो सेट नंबर 1 में ये प्रश्न आया है, आप वहां पे जाके इसको देखिए और सीखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात करिए, है ना। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको माध्यिका का या माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, माध्यिका का फॉर्मूला बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F ब्रैकेट बंद इंटू H, यही होता है। ठीक, तो यहाँ से अब आपको मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो सबसे पहले अगर आपको मान निकालना है तो आप टेबल चाहे तो बना लीजिए, टेबल बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए पहले 7 लिखिए, है ना। ये एरो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन बता दे रहा हूँ। फिर इस 7 को इसमें 8 में जोड़िए, जितना है इसके सामने लिखिए, तो कितना हो जाएगा 15। इसी तरीके से 15 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, 20 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 40, 40 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53, और 53 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन सा नंबर क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले आपको L निकालना है। ठीक है, तो L क्या होगा, तो यहाँ पर आप पहले तो ये ध्यान दीजिए कि एक वर्ड है यहाँ पे F ये हो जाएगा जो सबसे बड़ा होगा F में, तो F का मान आ गया 20। F का मान क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, CF बराबर क्या होगा, तो CF का होगा क्या होगा, ये जो 20 आया है इसके जस्ट एक पहले, इसके सामने क्या है 40 है, इसके जस्ट एक पहले क्या है 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका CF 20 हो जाएगा।
ठीक है, सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इसके बाद एल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो एल आया है ना, ये जो 20 आपने अभी लगाया, इसके जो लाइन में देखिए ये क्या है, इधर है 5, ये क्या है 20 और 30, ये 20 जो है ये आपका एल होता है और यू 30 जो है ये आपका यू होता है। तो एल बराबर क्या आ गया 20। तो आपको यू तो निकालना नहीं है लेकिन एच निकालना है। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने का है 10 का, हर जगह 10 का है। या तो आप ये एल में से यू में से एल माइनस कर देंगे, 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो भी एच बराबर 10। सभी का मान निकल गया, बचा क्या एन। एन जो होता है ये सी एफ जो लास्ट में आता है यही क्या होता है एन होता है। तो एन बराबर आ गया 60। सभी का मान निकल चुका है, अब आपको यहाँ पे फिट करना है। तो एल का मान कितना आया है 30 प्लस ब्रैकेट में n/2 मतलब 60/2 माइनस सी एफ का मान आया है 60 में एफ का मान कितना आया है 20 ब्रैकेट बंद इंटू 10। ठीक है, इसको आप काट देंगे 30 आ जाएगा बराबर 30 प्लस ब्रैकेट में 30 माइनस 60, 30 में से 60 घटाएंगे। और एक मिनट, ये जो 60 नहीं होगा, ये जो है 60 नहीं है भाई, है ना, ये 60 नहीं है। तो ये 60 नहीं है। सी एफ का मान देखिए कितना आया है, कहेंगे 20 आया है। तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो 30 में से 20 घटाना पड़ेगा यहाँ पे बटे में 20 इंटू 10। तो 30 प्लस 30 में से 20 गया 10 बटे में 20 गुणे 10। तो 0 से 0 कट गया और इसे 2 से 5 बार कट जाएगा। 30 प्लस 5 आया और बराबर क्या आ जाएगा 35। कितना आ गया 35, और यही 35 आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 का घ। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इस 4 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा 20। 20 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पे 9 आए। तो 5 प्लस 4 करिए और इन दोनों का गुणा करने पर 20 आए, बिल्कुल आएगा 5 चौका 20। तो सबसे सरल है 4x² प्लस 9 के जगह पे आपको 5 प्लस 4 लिखना है। 5 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। तो 4x² प्लस x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x, फिर x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से आप दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस 5 हो जाएगा, 4x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर दोनों में से 4x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो पहली बार आप 4x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर 4x बराबर -5 होगा, x बराबर -5 बटे में 4 हो जाएगा। दूसरी बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मान जो है अल्फा का आएगा जो कि हो जाएगा -5/4। दूसरा मान जो आएगा वो बीटा का आएगा जो कि हो जाएगा -1। तो यही दोनों मूल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक, अगला प्रश्न है कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करिए। देखिए छड़ जो होता है वो इस प्रकार का होता है। एक मिनट इमेज बना देते हैं। छड़ जो होता है वो इस प्रकार का होता है ना, देखिए इस तरीके से लंबी सी छड़ होती है। अब इस छड़ में कहा जा रहा है, इस छड़ में क्या क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। पहले तो कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या आधी है ना। आर का मान कितना आ गया, तो कहेंगे कि आर का मान आधा सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो 8 सेंटीमीटर है ऊंचाई, मतलब एच का मान जो आ गया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो कह रहा कि छड़ की आयतन, मतलब ये देखिए चित्र है, ये छड़ तो है लेकिन इसकी आकृति कैसी है, तो आप कहेंगे बेलन की आकृति है, बेलन जैसा है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर का मान 1/2 है, तो r² है तो 2 बार कर देंगे। h का मान 8 है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बार हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 22 इसका क। इसमें देखिए 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो जिसमें 6 प्रश्न दिया है हम उन 6 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का जो योग है वो n होता है।
जो n पदों का फॉर्मूला होता है आपको पता है, एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू ब्रैकेट में बंद करके इंटू डी होता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि यस m पदों का मतलब एस m बराबर n दे रखा है, और यहाँ पे जो दूसरा दे रखा है क्या कि n पदों का योग m है, मतलब एस n बराबर m दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे एस एम का मान देखें तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एम बराबर जहाँ पर एन है वहाँ पर एम हो जाएगा, एन एम बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू प्लस नहीं होगा, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यहाँ आप देखिए एस एम का मान क्या दे रखा है, एन दे रखा है, इसलिए इस एस एम के साथ हम लोग रख देंगे एन, एन बराबर एम बाई टू और ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से यहाँ पर एस एन का मान m दे रखा है तो इस एस एन पे m रख देंगे, m बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 का गुणा इधर कर देंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये 2n बटे में m बराबर 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इधर से आप ये कर सकते हैं 2m बटे में n बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपने देखा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कर सकते हैं इस d का m में गुणा, जैसे 2n बटे m बराबर 2a प्लस एम डी माइनस डी, ऐसे कर सकते हैं। और इधर क्या कर सकते हैं, आप इधर कर सकते हैं 2m बटे टू, सॉरी 2 नहीं, ये n होगा, n है ना, n बराबर 2a प्लस एन डी माइनस डी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 2n बटे में m बराबर 2a प्लस एम डी माइनस डी, और इधर हो जाएगा 2m बटे n बराबर 2a प्लस एन डी माइनस डी। तो यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो ये जहाँ जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2n बटे में m माइनस 2m बटे में n बराबर, ये देखिए d से d कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, 2a से 2a कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर क्या बचा, m d माइनस n d बचा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे एम एन क्या कर रही है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, यहाँ से d आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2n स्क्वायर, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा बटे में m n हो जाएगा बराबर d m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, तो ये जो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में एन माइनस एम हो जाएगा, दूसरे में एन प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या आपको देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे एन माइनस एम होता तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ पर अगर एन माइनस एम कर दिया जाए तब हमारा जाके ये इससे डिवाइड होगा। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में चेंज कर देंगे। किसको माइनस में चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं फिर से इरेज करके समझा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, इसमें से हम लोग माइनस को बाहर कर लेंगे, है ना, माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा बटे में एम एन बराबर डी एम माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर -2
अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एम माइनस एन, और दूसरे ब्रैकेट में एम प्लस एन हो जाएगा बटे में एम एन बराबर डी एम माइनस एन। अब यहाँ से एम माइनस एन से एम माइनस एन कट जाएगा, तो बचा क्या, -2 एम प्लस एन बटे में एम एन बराबर डी। तो यहाँ से आपने देखा एम ये जो डी का मान है, ये समीकरण नंबर, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब आपको पता है कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि एस एम प्लस एन या दो पदों का योगफल हमको बताइए। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि एस एम प्लस एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, m प्लस 2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, m प्लस 2 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ, ये 2 नहीं n है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे m प्लस n बटे 2 ब्रैकेट में 2a, अब यहाँ पे देखिए d का जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2a एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस एन डी। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो पहले m माइनस 1 को ले लिए साथ में, है ना, इसको जैसे अब 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, इसको हम लोग 2 प्लस 5 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए m माइनस 1 प्लस एन कर दिया इसको। तो यहाँ पे m माइनस 1 को अलग करके इसके साथ d का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो n बच गया प्लस n उसके साथ फिर d का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये एन डी अलग हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है, ये यही तो है, कहाँ, ये 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं है। और इसके बराबर क्या आया है, इसके बराबर आया है यहाँ पे देखिए 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर है 2n बटा m, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए m प्लस n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे 2n बटे में m, 2n बटे में m प्लस एन डी, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे m प्लस n बटे में 2, और यहाँ पर 2n बटे m प्लस ये जो d का मान है यहाँ पर आपने निकाला है, इस d का मान भी यहाँ पे रख देंगे, तो n गुणे माइनस में 2 m प्लस n बटे में m n, ये हो गया d की जगह पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये n से ये n डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n बटे में 2 ब्रैकेट में 2n बटे में m, और ये माइनस हो जाएगा 2m प्लस n बटे में m। ठीक, क्या करेंगे m प्लस n बटे में 2, और यहाँ पे ये 2n माइनस 2m माइनस 2n हो जाएगा बटे में ये m हो जाएगा। ठीक है, ये 2n से 2n कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, m प्लस n बटे में 2 इंटू इधर बचेगा -2m बटे में m, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, माइनस में m प्लस n, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 का ख। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये प्रश्न मैंने अभी पिछले सेट में भी करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आराम से देखिए, समझ में आएगा। इस सेट में एक बार फिर से उसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक वृत्त है, और इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप ये देखिए दिया क्या क्या है। प्रश्न में आप लिखते समय बताइए कि क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है कि कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या कि यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा माने तो इधर
और एक स्पर्श रेखा माने तो इधर। तो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है। इस वृत्त का केंद्र O यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर आप इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये O बन जाएगा। आप यहाँ से इस जो बिंदु है स्पर्श, यहाँ से बिंदु को मान सकते हैं P, इसको मान सकते हैं Q, इसको मान सकते हैं R। तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री, ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया पी क्यू ओ, ये जो पी क्यू ओ है ये भी 90 डिग्री का है, और पी आर ओ है ये भी 90 डिग्री का है। यही आपको दिया है ना, ये देखिए, तो ये दिया है। और ये ऐसा क्यों दिया, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि कोण क्यू पी आर तथा कोण क्यू ओ आर ये दोनों समपूरक हैं। समपूरक का मतलब होता है कि कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश सिद्ध करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है, योग, मान क्या, योग कह सकते हैं, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण ओ आर पी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस ये तो 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 90 90 180 होगा, और इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहेंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। यही जो था आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु -4, और बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करती है, तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाइए। ये जो लाइन है यहाँ पर मानते हैं कि बिंदु ए है, यहाँ पर मानते हैं कि बिंदु बी है, और कहीं पर भी आप मान लीजिए कि बिंदु सी है। बिंदु ए दे रखा है -6, 10, बिंदु बी दे रखा है 3, -8, और बिंदु सी भी दे रखा है -4, 6। यहाँ पर जो M1 और M2 का रेशियो होगा, यही आपसे पूछा है कि M1 रेशियो M2 क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से मान दे रखे हैं वो आप पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर x1 बराबर 6, x1 बराबर 6 नहीं -6। ठीक, उसके बाद y1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x2 बराबर 3, y2 बराबर -8, x बराबर -4, y बराबर 6। ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया। तो बिंदु निकालने के लिए आपको पता है कि क्या होता है, कि बिंदु निकालने के लिए x बराबर क्या होता है, कहेंगे x बराबर, x का मतलब ये x, y है ना, यहीं पर ये जो x है, आप चाहे x से निकालिए चाहे y से निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक से ही निकाल सकते हैं। तो x बराबर होता है m2x1 प्लस m1x2 बटे में m1 प्लस m2, यही होता है। तो x का मान कितना है, तो आप कहेंगे x का मान तो -4 है, यहाँ पे -4 रखेंगे बराबर m2 का मान आपको पता ही नहीं है, गुणे ब्रैकेट में x1 का मान -6 है, m2 का मान कितना है, तो m2 का मान कितना है, अच्छा सॉरी x2 का मान कितना है, तो कहेंगे x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस m1 प्लस m2 का तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो -4 m1 -4 m2 बराबर -6 m2 प्लस 3 m1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, m1 को एक तरफ कर लेते हैं, 4 m1 -3 m1 बराबर -6 m2 इधर पहले से ही था,
-4m2 इधर आएगा तो +4m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे m1 कॉमन ले लीजिए तो -4 -3 हो जाएगा, बराबर इधर m2 कॉमन ले लीजिए तो -6 + 4 हो जाएगा। तो अब आगे देखेंगे तो m1 रेशियो m2 पता करना है, तो m2 किधर भेज देंगे, एक मिनट, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ सीक्वेंस से लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करिए कि m1 और ये हो जाएगा -7 बराबर m2, ये हो जाएगा -2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, m1/m2 बराबर -2 में -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1/m2 बराबर आ जाएगा 2/7, मतलब m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो y के फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए कि y बराबर है ना m2y1 + m1y2, यहाँ से भी लगाएंगे तो भी ये m1 और m2 का रेशियो 2:7 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये 2:7 में होगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला पहले पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर होता क्या क्या है। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2 और ब्रैकेट में इंटू H। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब आपको L पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बारंबारता में जो सबसे जो है बड़ा नंबर है, जैसे ये 12, ये हो जाएगा F1। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला हो जाएगा F0, इसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा F2। तो यहाँ से F1 F2 और F0 का मान पता हो गया। ठीक है, तो यहाँ से L क्या होगा, ये जो F1 आपने निकाला है इसका जो लोअर श्रेणी है, मतलब कि निम्न सीमा है, यही होता है L। ठीक है, और उसके बाद H क्या होता है, तो सब में देखिए कितने का डिफरेंस, H क्या होता है तो सब में देखिए कितने का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है तो कहेंगे 20-20 का गैप है ना, 20-20 का गैप है, 20-20 का, मतलब H जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, L हो गया आपका 60, F1 हो गया आपका कितना 12, F2 हो गया कितना, तो F2 कहेंगे 6, F0 कितना हो गया, तो F0 हो जाएगा 10, F0 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस सबका वैल्यू पता हो गया, पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो L का मान कितना है, तो L का मान है आपका 60 प्लस ब्रैकेट में F1, F1 का मतलब 12, 12 माइनस 10। ठीक है, F2 फिर 2 गुणे 12 माइनस 10 माइनस 6 ब्रैकेट बंद इंटू H, H का मतलब 20। ठीक, 60 प्लस 12 में से 10 गया 2, 12 दूनी 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 इंटू 20। 60 प्लस 2/8 गुणे 20, 2 चौका 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है, और 60 और 5 65 हो जाएगा, और यही आपका बहुलक हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अंग कह रहा है द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों को ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 का 2 फैक्टर बनाना है, तो 2 फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पे 2√6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 6। इसका मतलब ये कि अगर √6 का गुणा √6 में करेंगे तो ये 6 आएगा, लेकिन अगर √6 प्लस √6 कर देंगे तो 1√6 जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा। मतलब ये जो दोनों फैक्टर होंगे वो √6 का होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3x² माइनस 2x है, इसे यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 2√6 के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, √6 प्लस √6, ये 2√6 हो गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से शुरू करेंगे, x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए √3 कॉमन, x कॉमन लेंगे है ना, √3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा √3x माइनस √2।
यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं √2। √2 कॉमन लेंगे तो √3x माइनस √2 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पर √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया आपने तो बचा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो √3x माइनस √2 बराबर 0 एक बार करेंगे, फिर √3x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे। √3x बराबर √2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा √2 बटे में √3। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, ठीक है। x बराबर √2 बटे में √3। तो यहाँ से दोनों का मूल जो मिला, अल्फा बराबर भी √2 बटे में √3 और बीटा बराबर भी √2 बटे में √3, दोनों के दोनों मिला मूल जो है वो आपके मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर च की तरफ। इसमें दो दिए हैं, पहला दूसरा, दोनों में से लॉसा निकालना है। बहुत आसान है। पहला यदि चालू करें तो 867 का यदि आप फैक्टर करेंगे तो ये होता है 3 × 17 × 17। और 255 का यदि आप फैक्टर करेंगे 3 × 5 × 17 होगा। तो सबसे पहले अगर आपको स निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन 3 है तो आप पहले 3 लिख दीजिए गुणे, और क्या कॉमन है, 17 कॉमन है तो आप क्या लिख दीजिए 17। अब कुछ कॉमन नहीं है, मतलब म स जो होगा 17 × 51 हो जाएगा। अच्छा, ल स क्या होगा, पहले जो कॉमन है तो उसे आप तो लिखना ही है, इसके अलावा जो बच गए तो 3 कॉमन था 3 लिख दिया, 17 कॉमन था 17 लिख दिया, बचा क्या 5 × 17 बच गया। तो 5 × 17 यहाँ पे लिख दिए, 5 × 17, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 4335, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 या 23 कह सकते हैं, जैसा भी आपके पेपर में दिया हो, प्रश्न नंबर 3 या 23 जो भी है। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD। AO कहाँ है, AO बटे OC ये, और कह रहा है कि BO बटे में OD, ये दोनों हैं, इनका जो रेशियो है 1/2, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो AB है ये 5 सेंटीमीटर है, तो अब DC का मान हमको बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस प्रश्न में दिया क्या क्या है। तो आपको दिया है AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2 दिया है, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर इतना दे रखा है। अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आपको देखना है। तो सबसे पहले कोण AOB बराबर है कोण COD के। अच्छा, ऐसा कैसे है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी, ठीक है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ना। और AO बराबर BO बराबर 1 बटे में OC है, और बटे में OD है, बटे में 2 है। ये कहाँ से मिला आपको, कि ये दिया है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, ये किसी साइड एंगल साइड कसौटी से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ देखिए OB और AB, तो यहाँ से आप देखेंगे तो BO बटे में OD बराबर हो जाएगा AB बटे में DC, ठीक। और यहाँ पर देखिए BO का जो मान दे रखा है वो कितना है, 1/2, यहाँ पर देखिए, और बराबर AB तो पता ही नहीं है, लेकिन DC हमको पता है कितना, सॉरी AB तो पता है ना, AB पता है 5 है, ध्यान नहीं दिए। तो AB कितना दिया है, 5 दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। AB दिया है 5 और DC तो हमको पता ही नहीं, जबकि DC ही निकालना है। तो इसके बाद यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचिए और क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। चलिए, हमने एक वृत्त खींच दिया।
और यहाँ पे स्पर्श रेखा भी बना लेते हैं, है ना। एक स्पर्श रेखा बनाएंगे यहाँ से, दोनों स्पर्श रेखाएं, क्योंकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, यही प्रूव करना है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। अगर ये स्पर्श रेखा है, ये अगर ये स्पर्श रेखा है, एक मिनट, अगर ये स्पर्श रेखा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे त्रिज्या होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमको पहले से ही पता है। क्लियर है। नामकरण कर लेते हैं कि ये P हो गया, ये Q हो गया, ये O होता ही है, और ये R हो गया। अब प्रश्न में दिया क्या है, देखिए ध्यान से। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि O त्रिज्या वाला एक वृत्त है, बस इतना ही दिया है। O त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और हमने इसीलिए एक O त्रिज्या वाला वृत्त बनाया है। और हमको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि स्पर्शी परस्पर बराबर होते हैं। स्पर्श रेखा एक तो PQ है और एक तो PR है, ये दोनों बराबर होते हैं, यही हमको प्रूव करना है। उपपत्ति करेंगे हम लोग, उपपत्ति करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले तो OQ OR और तथा OP इसको मिलाते हैं, तो आपने मिला दिया। यहाँ पर कोण PQO बराबर कोण PRO बराबर कितना है, 90 अंश, क्योंकि आपको पता है ना ये 90 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, ये आपको पता हो गया। अब क्या करना है, अब त्रिभुज में देखना है। सबसे पहले आप देखिए इस त्रिभुज में PQO में, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। अब ये यहाँ पे एक त्रिभुज में देखिए, कौन, PQO में, PQO ये वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, और देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे, पहले समझ लीजिए कि ये जो ये वाला त्रिभुज है, फिर आप कहेंगे कि ये जो ये वाला त्रिभुज है, अच्छा दोनों में OP कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, इसमें ये भी 90 डिग्री है, इसमें ये भी अच्छी बात है। ये भी दोनों का अर्धक है, ये बराबर, ये बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों समरूप सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज आपको बताना है कि त्रिभुज PQO बराबर PQO और त्रिभुज PRO में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा OR, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि त्रिज्या है। और PO बराबर PO हो जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। ये OP तो दोनों में उभयनिष्ठ ही है ना, ठीक। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तो एक चीज और भी पता है कि PQO बराबर कोण PRO बराबर कितना है, 90 डिग्री है, अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है तीनों PQO त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब सभी अंग इसके समान हो जाएंगे PRO के। अगर सभी अंग समान है तो PR बराबर PQ भी हो जाएगा, ये CPCT के नियम से होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24, या तो आप कह लीजिए 4। तो यहां पर कह रहा है कि कोसेक A माइनस साइन A पहले ब्रैकेट में, फिर कह रहा है कि सेक A माइनस कॉस A प्रूव करना है। तो हम एक काम करेंगे, इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको मानेंगे राइट हैंड साइड, और दोनों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन A माइनस ये साइन A पहले से है ही, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1/कॉस A माइनस कॉस A पहले से है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 - साइन² A एलसीएम ले लेंगे, बटे में साइन A इंटू 1 - कॉस² A बटे में कॉस A, ये हो जाएगा cos² A बटे में साइन A, और ये हो जाएगा sin² A बटे में cos A। साइन A से ये स्क्वायर कट जाएगा, cos A से ये स्क्वायर कट जाएगा, आएगा cos A इंटू साइन A, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 1 में tan A बराबर होता है साइन A बटे cos A, प्लस ये होता है cos A बटे में साइन A। इसके बाद
एक बटे में इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा, ठीक है। और आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड जो आया है वहीं लेफ्ट हैंड साइड भी आया है और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब 1 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 का ही या प्रश्न नंबर 4 का ही अथवा वाला ये प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मकान के तल के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 60 अंश है, टावर की ऊंचाई मकान से टावर की दूरी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप 15 मीटर ऊंचा एक मकान बनाइए। तो आपने सबसे पहले एक मकान बनाया जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और ये आपने बना दिया जमीन। फिर कह रहा है कि टावर है, उसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अब बनाइए टावर, ठीक है। टावर हमने बना दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे बना दीजिए, ये जो है ये कह रहा है ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। अच्छा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 मीटर ही तो होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता तो इसको h मान लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता है तो x मान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। इसके अलावा अगर नामकरण आप करना चाहें तो इसको a कर सकते हैं, इसको b कर लीजिए, इसको c कर लीजिए, d कर लीजिए और इसको e कर लीजिए, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि टावर के शिखर का, ये मकान के तल से टावर के शिखर का, है ना, मतलब ये मकान के तल से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई मतलब h प्लस 15, टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी मतलब ये x, ये दोनों मान आपको बताने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का मतलब ये है कि ए बी सी ये वाले त्रिभुज जहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है। तो इसमें क्या करेंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। तो थीटा का मान तो कितना है, टैन 60 अंश है बराबर लंब का मान कितना है, तो कहेंगे लंब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब है मतलब h प्लस 15 हो जाएगा। तो लंब हो गया h प्लस 15 बटे में आधार तो x है। टैन 60 अंश का मान √3 होता है, h प्लस 15 बटे x। अगर हम लोग x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा h प्लस 15 बटे में √3। समीकरण नंबर 1 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे त्रिभुज ए डी ई में बात करें, है ना, तो यहाँ से आप कहेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे थीटा का मान 30 अंश है, टैन 30 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा, आधार कितना हो जाए तो x हो जाएगा, और 1 ये √3 बराबर h बटे x हो जाएगा, क्योंकि टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा h √3, यही हो जाएगा, या √3h लिख दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों इक्वेशन में x का मान आया है, मतलब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर मतलब h प्लस 15 बटे में √3 बराबर h √3। तो यहाँ पे ये √3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 15 बराबर 3h हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 15 बराबर 3h माइनस h हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि 15 बराबर 2h हो गया, बात समझ में आया। और उसके बाद h बराबर हो गया 15 बटे में 2, काट देंगे तो 7.5 आएगा। तो h का मान आया है 7.5, और यहाँ पर
पहले से ही आप देखिए एच का मान 7.5 आया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर ये 15 मीटर है। अगर टावर की ऊंचाई की बात किया जाए तो एच प्लस 15 होगा। मतलब यहाँ पर लिखिए टावर की ऊंचाई बराबर एच प्लस 15, मतलब 7.5 प्लस 15 मतलब 22.5 मीटर, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा एक्स का मान जहाँ पर सरल हो वहीं पर रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक्स का मान रख दें, एच का मान रख दें तो एक्स तुरंत निकल आएगा। तो यहाँ पर भी आप रखिए मान, यहाँ पर आप मान रखिए यहाँ पर कि एक्स बराबर एच अंडर रूट 3 है। एक्स बराबर एच का मान कितना है 22.5 अंडर रूट में 3। ठीक है, ठीक। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 12.975 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया टावर और मकान के बीच की दूरी, और यहाँ पर आपको पता चल गया उसकी टावर की ऊंचाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, और इस चैप्टर का इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार। पहले इमेज बनाएंगे, देखिए ध्यान से। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे किने, तो सबसे पहले आपने एक ठोस बेलन बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बन गया बेलन। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये इमेज बनकर तैयार हुआ, दोनों अर्धगोले हैं। अब आप ये समझिए कि आगे कह रहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 19 सेंटीमीटर है। ठीक, और बेलन का जो व्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात करिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 है, तो जितना इसका आयतन आएगा उसमें 4.5 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको व्यास दिया है, व्यास मतलब डी दिया है कितना 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5। आप 7/2 यूज करेंगे तो प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद त्रिज्या मिल गया। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये हो जाएगा 19 माइनस 7 मतलब कि एच बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ये हमने 7 सेंटीमीटर घटाया क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 3.5, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी 3.5, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं अर्धगोला का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो घटेगी। बेलन की ऊंचाई तो यहाँ से यहीं तक है ना, इसलिए इस 19 में से हमने यहाँ पर जो है 3.5, यहाँ पर 3.5 घटा दिया, तो आ गया हमारा टोटल ऊंचाई 12 बेलन की। तो इस ठोस ये जो बनाया गया है, इस ठोस का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, पहले तो बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, और क्या हो जाएगा प्लस 2 अर्धगोल, एक गोला है नहीं है, 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा इस जो चित्र बना है इसका आयतन टोटल। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए, अगर दोनों में पाई आर स्क्वायर आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये एच प्लस 4/3 आर बचेगा। यहाँ पर हम मान रखेंगे कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि आर का मान 7/2 है। ब्रैकेट में एच का मान कितना है, क्योंकि यहाँ पर एच बेलन के ऊंचाई रखना है मतलब 12 प्लस 4/3 गुणे 7/2 हो जाएगा, 2 इससे ये काट देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाए, 2 से ये कटेगा 11 आ जाएगा, तो टोटल आ गया 77/2 गुणे ब्रैकेट में 12 या 36 प्लस
14/3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे 77/2 गुणे 50, 36 तो 50/3। इससे ये काट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो आ गया आपका टोटल 77 गुणे 25/3, 641.67। ये आ जाएगा इसका जो है इस ठोस का आयतन। लेकिन कह रहे हैं इसका वजन बताइए ना। वजन के लिए आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो धातु का भार है वो 4.5 ग्राम है। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे ठोस का भार बराबर क्या लिखेंगे, 641.67 गुणे 641.67 गुणे 4.5। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2887.515 ग्राम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये अथवा वाला प्रश्न है ना। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्त, पहले वृत्त की बात हो रही है तो पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। चलिए हमने एक बनाया वृत्त। इसके बाद वृत्त में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, मतलब यहाँ एक जीवा बनाइए, यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये जो कोण बना रही है 60 अंश का। उसके बाद कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ ए बी है ना, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। आपने पिछला सेट सॉल्व किया होगा तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से कि लघु वृत्तखंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड। अगर ये वाला पार्ट, ये जो बच रहा है, अगर ये वाला पार्ट आपको ज्ञात करना ही है लघु वृत्तखंड का, तो सबसे पहले ये जो टोटल ये जो इमेज बना इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और माइनस कर दीजिए पूरे में से, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। इसीलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर और जो थीटा दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर मान रखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो होता है त्रिभुज ए ओ बी का जो होता है क्षेत्रफल होता है। तो ठीक है, मान रखते हैं तो सबसे पहले दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 60/360 और पाई कर लेते हैं माइनस 1/2 साइन 60 अंश। ठीक, यहाँ सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर और इधर 60 काटेंगे 6 पाई/6। ठीक है, पाई/6 क्या हो जाएगा, पाई/6, लेकिन पाई का मान हम लोग 3.14 रख लेते हैं। तो पाई/6 मतलब 3.14/6 माइनस 1/2 गुणे 60 अंश का मान अंडर 3/2। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और इधर 6 से इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 1.57 और ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया आपका 1.57/3 माइनस और 1.73/4 अंडर 3 का मान हमने यहाँ पर फिर से रख दिया, बराबर 225 और ब्रैकेट में यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6.28 माइनस 5.19। ठीक है, 225 गुणे 1.09 घटा देंगे तो बटे में 12 और इसके बाद आप 225 में 1.09 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 245.25 बटे में 12 और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको ये सेट जो है समझ में आया होगा। थोड़ा सा गला ख़राब था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आवाज़ से। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 5 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।